संध्या जी भूख से परेशान थी। सुबह से बहू ने उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और सारे पराठे खत्म हो चुके थे। इसलिए अब संध्या जी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहू ने सुबह का नाश्ता ज्यादा कर लिया था, इसीलिए वह दोपहर का खाना बना ही नहीं रही थी। आखिरकार भूख से परेशान संध्या जी बहू के पास पहुंची और कहने लगी, बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपको कुछ काम है नहीं, बस दिन भर आपको भूख लगी रहती है। देखिए वहाँ टेबल पर बचे चने हैं, वही खाकर पानी पी लीजिए। आज दोपहर में मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो खाना तो आप शाम को ही बनेगा। यह सुनकर संध्या जी का चेहरा उतर गया। वो धीरे से बोले, बहू तुम कहो तो मैं ही कुछ बना लेती हूँ। मेघा गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, अब एक आदमी का खाना क्या बनेगा। फिर कुछ सोचते हुए रसोई में गई और उसने फ्रिज में देखा कि बची हुई बासी रोटियां रखी है। उसे वो रोटियां निकाली और अचार के साथ अपनी सास के सामने एक प्लेट में रखते हुए बोली कि लीजिए खा लीजिए। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकल गई। फ्रिज में रखने के बावजूद रोटियां खराब हो चुकी थी, उसमें बदबू आ रही थी। इसलिए संध्या जी ने गुस्से में आकर वो रोटियां डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उन्होंने दाल चावल निकाले और अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और धनिया पुदीने की चटनी के साथ उन्होंने खिचड़ी खा ली और फिर सारे बर्तन धोकर उन्होंने वापस रख दिए और रसोई भी साफ कर दी। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। बहू ने भले ही मना किया हो, लेकिन वह घर भी उनका था और वह अपना खाना खुद बना सकती थी। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने ही अपना खाना बनाकर खा लिया था। अगले शाम को वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उनका बेटा अतुल उनके पास आया और कहने लगा, माँ देखो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से बाबूजी की, फिर भी मैं तो बहुत खर्चा हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर चढ़ा देता हूँ, तो घर के खर्चे में थोड़ी मदद मिल जाएगी। संध्या जी धीरे से बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अतुल अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, तो माँ आप अपना कमरा खाली कर दो ना और छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। यह कमरा भाड़े के में लगा देते हैं। छोटे वाले कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है ना, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। संध्या जी हैरान रह गई और कहने लगी, लेकिन बेटा वो कमरा थोड़ा ना है, वो तो स्टोर रूम है और मैं वहाँ रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी। अतुल कहने लगा, आप आंगन वाले टॉयलेट में चले जाना, आप तो घर की ही हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन किराएदार जो आएगा उसे तो सारी सुविधा देनी होगी ना, वैसे भी वो कमरा बहुत बड़ा है और बाबूजी के गुजरने के बाद आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। संध्या जी खामोश हो गए। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम छत वाला कमरा क्यों नहीं किराए पे दे सकते हो, तो उस कमरे में तो सारी सुख सुविधा भी मौजूद है। अतुल कहने लगा, नहीं माँ, वो कमरा हमने मेहमानों के लिए रख छोड़ा है। आपको तो पता है ना कि मेघा के मायके से कभी भी कोई मिलने आ जाते हैं, ऐसे में एक कमरा तो मेहमानों के लिए रहना ही चाहिए। संध्या जी समझ गए कि बेटे ने सोच लिया है कि उनका ही कमरा किराए पर देगा, और वैसे भी वो बुढ़ापे में पूरी तरह अपने बेटे पर ही निर्भर थे। इसलिए उन्होंने भी बेटे की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लिया और छोटे वाले कमरे में चले गए। वहाँ पुराने सामानों के बीच रहते हुए उन्हें बहुत घुटन महसूस होती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह जिंदगी काट रही थी। किराएदार भी आ चुके थे और सब कुछ पहले की तरह समान रूप से चलने लगा था। घर में जो किराएदार आया था उसका नाम अशोक था। अशोक एक एनजीओ में काम करता था। जब उसके घर में संध्या जी को अपेक्षित व्यवस्था में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे संध्या जी ने उसने अपना लगाव बढ़ा लिया। संध्या जी भी किसी अजनबी के प्रति अपना चिंतित होते देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बेटी बहू ने तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते थे। बहू बच्चा हुआ खाना उसके आगे फेंक देती थी। बेटा तो कभी उनके कमरे में झांकने के लिए भी नहीं आता था। संध्या जी तो बहुत पहले ही समझ चुके थे कि उनका बेटा अब बदल चुका है, लेकिन फिर भी वह आंखें मूंद कर सब कुछ देखते हुए अनजान बनकर ही रह रहे थे और कोई सहारा तो भी नहीं था। घर का खर्चा बेटा ही चलाता था, इसलिए वह दो रोटियों के लिए बेटे के ही मोहताज बनकर ही रह रही थी। कभी कभी उन्हें रोना आता था, क्योंकि उसके पिता गिरधर जी भी बेटे की लापरवाही की वजह से ही इस दुनिया से गए थे। कहीं संध्या जी को यह बात पता थी कि उनकी मृत्यु के जिम्मेदार उसके बेटे बहू ही है, लेकिन वह मुंह खोलकर कुछ बोलना नहीं पाती थी। जब गिरधर जी काम पर जाते थे तो घर में पति पत्नी दोनों खूब सम्मान मिलता था।
गिरधर जी की पत्नी अपनी सैलरी से घर संभालते हुए थी, लेकिन जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने अपने बेटों को कहा कि घर के खर्चा में वो सहयोग किया करे। अतुल्य को यह गवारा न गुजरी, क्योंकि वह तो अपने पिता के घर चला रहे थे। वो अपनी सारी कमाई बचा लिया करता था, लेकिन अब उसे मजबूरन घर के खर्चे चलाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे उसने माता पिता का खर्चा बोझ लगने लगा, लेकिन वह मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाता था। इसी बीच एक बार गीता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उस डॉक्टर के पास जाने पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने थोड़ी महंगी दवाई दी, लेकिन अतुल्य दवाइयाँ लाया, आधी दवाइयाँ वह नहीं लाया। शुरुआत में गीता की हालत थोड़ी संभल गई। उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी। पिताजी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब संध्या जी घबरा गए और आधी रात को अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कहा, बेटा चलो, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अतुल्य करने लगा, माँ अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह बापूजी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। संध्या जी रात भर बेचैन से अपने पति के पास बैठी रही। कभी वो उनके छाती पर तेल गर्म करके मालिश करती तो कभी सर हिलाती, लेकिन होना को कुछ भी मंजूर था। सुबह तक गीता जी के प्राण निकल चुके थे। घर में मातम सन्नाटा पसरा था। अतुल्य रोने का नाटक करने का बहू ऐसे फुट फुट कर रो रही थी जैसे अपने ससुर को हो ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा आघात संध्या जी को लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन हिचक कहना चाह रही थी कि रोने का नाटक क्यों करते हो, तुम लोगों ने अपने पिता के मृत्यु के जिम्मेदार हो। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बेटे ने बहुत सारे कर्मकांड निपटाए और मृत्यु भोज भी बहुत शानदार कर, लेकिन संध्या जी के मन में यह बात छुप गई थी कि अगर बेटे की लापरवाही न दिखाई हो शायद उनका सुहाग आज भी सलामत होता। उसके बाद अचानक से ही बहू बेटे का व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। संध्या जी को आहत हो चुकी थी कि वह उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती थी, लेकिन भीतर से इस बात खाई जा रही थी कि ऐसे बच्चों को कोई सबक नहीं सिखा पा रही है। एक दिन अशोक उसके पास आया और उनसे कुछ बातें समझा गई। अगली सुबह संध्या जी अपने बेटे बहू के पास गई और कहने लगी, सुनो, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लोगों को मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। वह संजय की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। बेटे को माँ के सामने थोड़ा उदास होने का नाटक जरूर किया, मगर वो भी खुश था। जी, एक धमाका अभी होना बाकी है। बेटा, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। संजय जी बात सुनाकर दोनों अपना चेहरा देखने लगे। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि मैं अब वृद्धाश्रम में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर में से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस घर को ही वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर रही हूँ। अब यह तुम लोग जैसे नालायक बच्चों नहीं, बल्कि मुझ जैसी सताए हुए बुजुर्ग रहेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला। यह सुनकर अतुल्य का होश उड़ गए। मेघा भी फौरन हैरान से अपने पति की ओर देखने लगी। तभी सोच रही थी कि संध्या जी को घर छोड़कर जा रही है तो सुकून से इस घर में लोग रहेंगे। अब उन्हें किसी बुजुर्ग की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ी, लेकिन उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो संध्या जी के पासा ही पलट कर रख दिया था। माँ की बात सुनकर अतुल्य गुस्से में कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस घर में मेरा भी अधिकार है, इस पर विश्वासघात कैसे बन सकती हो? संध्या जी गुस्से में बोली, यह घर मेरे नाम पे है और फिर भी तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया है। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे अपमानित किया है, बीमारी में देख रेख नहीं किया है, मुझे खाने पीने के लिए भी तड़पा कर रखा है। इलाज के भाव से तुम्हारे बाबूजी भी गुजर गए, मगर मैंने कुछ कठोर कदम नहीं उठाया तो मेरा भी वही हाल होगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि बच्चे के झूठे मुंह में से निकलकर अब मुझे खुद के बारे में ही सोचना होगा। अतुल गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, माँ हमें माफ कर दो, आगे से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे, लेकिन प्लीज़ आप इस घर को अनाथ आश्रम में मत बनाओ। जो जरा सोचो तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? संध्या जी गंभीर आवाज में बोली, मैं तुम्हारे बापूजी ने तुम्हारी परवरिश करके इतना लायक बना दिया है कि तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सको। जब मैं ही तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं रही तो फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम अपने परिवार का खुद ही देख लो, बाकी तुम्हें तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब इस घर में नए सदस्य आने वाले हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और अतुल और मेघा को तो खड़े रह गए। वह बहुत चालाकी से माँ का ध्यान रखने से बच रहे थे। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो बीमार पड़ने पर का इलाज नहीं करवाते थे, लेकिन आज संध्या जी ने ऐसा फैसला लेकर मेहताज जवाब भी दे दिया। महीनों भर के अंदर अतुल्य और मेघा घर छोड़कर चले गए। संध्या जी अपने घर में अपने जैसे सताए हो लोगों का आश्रय देकर यह साबित कर दिया कि आजकल के ज़माने में अगर बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो बुजुर्ग भी कठोर निर्णय लेने में पीछे नहीं रहेंगे। वह वृद्धाश्रम सुचारू रूप से खड़ा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।